माझ्यासोबत ती व्यक्ती आहे ज्या व्यक्तीनं अजित पवार यांच्या चेहऱ्यावरचा जो जो स्माइलिंग फेस आहे, जो मागील 30-40 वर्ष माहीत नाही किती वर्ष लपला होता महाराष्ट्राकडून, तो समोर आणला. ती व्यक्ती म्हणजे नरेश अरोराजी. आणि याच व्यक्तीनं लाडकी बहीण, हसणारे अजित पवार, सौम्य भाषेत शांत भाषेत बोलणारे अजित पवार महाराष्ट्रासमोर आणले. आणि त्यानंतर आज आपण पाहतोय ना, भूतो ना भविष्य असे 40-52 पैकी सर्वात जास्त स्ट्राईक रेट असणारा पक्ष या निवडणुकीमध्ये कोणता असेल तर तो असेल अजित पवार यांच्या एनसीपीचा. आणि त्याचे शिल्लेदार नरेश अरोराजी माझ्यासोबत. नरेशजी, मैं कह रहा था, आता मराठी तुम्हाला येतं? 6 महिने, तुम्ही किती महिने झाले इथे? तुम्हाला 5 months. मग तुम्हाला मी मराठीत प्रश्न विचारले आणि तुम्हाला कळतील प्रश्न माझे. ट्राई करते हैं लाइव टीवी पे, मालूम ट्राई करेंगे, देखते कि आपकी बात कितनी समझ पाता हूँ मैं. मराठी टेस्ट भी हो जाएगा ना मेरा. म्हणजे आता बघा, ही व्यक्ती अशी आहे की 5 महिन्यामध्ये मराठी त्यांना कळली, त्यांना समजतं. आणि यामुळंच अजित पवारांनी यांचं ऐकलं असं मला वाटतं. मला सांगा की तुम्ही, म्हणजे तुम्हाला कोण पाहून, ज्या प्रकारे तुमची पर्सनॅलिटी आहे, म्हणजे हे घड्याळ, हे शर्ट, शूज, हे सगळं जर मी पाहिलं तर असा व्यक्ती दादांना बदलू शकतो हा का, सर्वात मोठा प्रश्न आहे. कारण दादा म्हणजे इथले असं एकदम दादा नावच त्यासाठी पडलं होतं की दादा. तर त्यांना 2 शब्द बोलण्यासाठी लोकांना घाम फुटायचा, पण तुम्ही 2 शब्द नाही, किती शब्द आणि किती बदलाव त्यांच्यामध्ये आणला. हे शक्य कसं झालं? देखिए गणेश भाई, एट द एंड ऑफ द डे अजीत पवार भी एक इंसान है, और उनका जो रोल पहले था उस रोल में उनको एडमिनिस्ट्रेशन का काम ज़्यादा था. शरद पवार साहब वोट लेके आते थे और अजीत पवार साहब को एडमिनिस्ट्रेशन करना है, मंत्रियों का ध्यान रखना है, विधायकों का ध्यान रखना है. अभी उनका रोल बदल गया. अब वो पार्टी जब स्प्लिट हुई तो वैसा नहीं चल सकता था. तो अभी जो रोल उनकी ज़रूरत थी, जो रिक्वायरमेंट थी, वो ये थी कि भी वो लोगों के साथ मिलें, और लोगों के साथ वो वैसे नहीं मिल सकते जैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन रन करते हैं. ये बात उनको भी समझ में है. ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसी चीज़ बता रहे थे जो उनके अंदर नहीं है. बट क्योंकि अगर आप उनकी दिनचर्या देखें, आप तो यहाँ पे कितनी देर से रहते हैं, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है कि वो सुबह 6 बजे से लोगों से मिलना चालू करते हैं. किसी से कोई हाल नहीं, कोई चाल नहीं बोला, वो काम लिया, काम किया, मैटर ख़त्म. फिर उसके बाद मंत्रालय, उसके बाद उसी तरह का उनका, तो उनको स्माइल करना या वो बात करने का मौका ही कहाँ मिलता था. तो अब जब उनको ये जो लोकसभा चुनाव के बाद जब उन्होंने ये अपना रोल को एक्सेप्ट किया कि एज ए नेशनल प्रेसिडेंट मेरे को वोट लाने के लिए लोगों में जाना है, तो लोगों में जब गए तो उनको दिखा कि भी लोगों के साथ बात करने के लिए क्या सौम्यता चाहिए, कहाँ पे कड़कपन चाहिए. और ऐसा नहीं कि खाली सौम्यता. अब पुणे में 1-2 जगह पे मैंने देखा कि वहाँ पे उन्होंने खड़े 2-4 अधिकारियों को जब फ़ोन किए तो उसमें वो भी उनकी एक स्वभाव की शैली है. तो ये भी उनके स्वभाव की शैली जो उनको दिखाने का मौका नहीं था, अब वो दिखाने का मौका मिला. और आप किसी से अगर वोट मांगने जाते तब उससे डांट के वोट तो नहीं ले सकते ना, तो उससे बात तो आपको ढंग से करनी पड़ेगी. तो आई थिंक इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया, वक्त की नज़ाकत को समझा. और जो आदमी सिक्योर होता है, जो आदमी को अपने पे विश्वास होता है, वही चेंज कर सकता है. नहीं तो कोई लोग अड़क जाते हैं कि नहीं हमको नहीं चेंज होना है. ऐसे बहुत नेता हैं जिनका नाम लिया जा सकता है और वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रह पाते हैं. तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मुझे इस चेंज की आवश्यकता है, उस चेंज के ऊपर काम किया और उस चेंज का आज रिझल्ट उनको देखने को मिल रहा है. पण हे किती कठीण होतं, म्हणजे त्यांना हसा दादा, हसा, चांगलं बोला, ओरडू नका, पिंक जॅकेट घाला. म्हणजे पिंक जॅकेटच्या जो सुरुवात झाली, पिंक, कारण पूर्ण कॅम्पेन हा पिंकमध्ये झाला. तुमच्या प्रत्येक होर्डिंग्समध्ये त्यांच्या पूर्ण कॅम्पेन हा त्या रंगात रंगला होता. तर त्या रंगाला एक्सेप्ट करण्यासाठी अजित पवारांना त्यांना तयार करणं मोठं चॅलेंज होतं का ते? म्हणजे सोप्या पद्धतीने झालं ते? सी उनके साथ काम करने में ये ऐसा है कि उनके साथ आप लॉजिक और रीजनिंग एक बार आपने अगर कन्विंस कर लिया तो उसके बाद वो बार बार नहीं उनको बात बोलनी पड़ती है. तो उनको हमने वो बात बताई, उसमें अजित पवार साहब भी थे, प्रफुल्ल भाई भी थे, सुनील जी थे, कि ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट से ये फ़ायदा हो सकता है, इसको करने का ये नुकसान हो सकता है. एक बार उस बात पे कन्विक्शन हो गई. जैसे पिंक जैकेट की बात है, इसकी बहुत चर्चा हुई. और किया कैसे आपने, उसकी शुरुआत, उसके पीछे की मंशा? पिंक जैकेट की शुरुआत ऐसी हुई कि जिस दिन उन्होंने बजट पेश किया इस बार, उन्होंने वो रंग की जैकेट पहनी हुई थी विधानसभा में. तो हम चाहते थे कि वो कलर, क्योंकि उस दिन बजट पेश हुआ, लाड़की बहन योजना सबसे बड़ी चीज़ थी और इस बजट के ऊपर ही सरकार ने सबसे ज़्यादा लुभावनी स्कीमें दी, लोक लुभावनी स्कीमें दी. उस स्कीम की आइडेंटिफिकेशन उनके साथ रहे. और दूसरी बात है कि सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के और बोरिंग ब्लैक जैकेट पहन के तो सब लोग घूमते ही हैं. नेताओं में जनरली यही कलर है. आज मोदी जी की फैशन सेंस के ऊपर आर्टिकल लिखे जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि मोदी जी फैशन करना चाहते हैं, उनकी एक पर्सनैलिटी है. अजीत पवार साहब की भी एक पर्सनैलिटी जो
क्योंकि आपके यहाँ पे 6 पार्टी होगी, अभी पहले 4 पार्टी थी, उसमें से 2 पार्टी के सेम कलर हैं, ऑरेंज सैफरन, बाकी के पार्टी के वाइट कलर ट्राई कलर सब सेम, बोरिंग। अजीत पवार को नया रोल लेना था, अजीत पवार साहब की पार्टी को नया रोल लेना था, उसको नए वोटर्स को भी अट्रैक्ट करना था कि नहीं आप हमको घड़ियाल के साथ जुड़िए, और वो कैंडिडेट्स के अब ऊपर जाके भी काम करना था। उस सब पार्ट्स में एक नयापन चाहिए था, उस नएपन के अंदर एक जैकेट वाला रोल भी था। बट जैकेट वाली बात में भी उनको ये बात खाली बताने की जरूरत थी कि इसका आपको फायदा क्या दिखेगा। इनिशियली वो तो ऐसे रिलेक्टेंट आदमी है, वो तो ऐसा तो है नहीं कि जनरली एक बात में एक्सेप्ट करते हैं, बट उन्होंने जब इसको देखा, 1-2 बार उनको लोगों ने भी बोला कि दादा आप तो रोज जैकेट क्या हुआ, कपड़ा वपड़ा, तो उन्होंने खुद ही जवाब देना शुरू कर दिया कि मैंने एक ही वो थान मंगा लिया था और उसमें से काट काट के मैंने बना लिया मैंने। और उसके बाद फिर कुछ लोगों ने और वो जैकेट पहनी तो उनको आके बोला कि तुम भी अजीत पवार जैसे कॉपी कर रहे हो, तो उनको लगा नहीं कि मैं तो अभी रोल मॉडल हो गया। तो आई थिंक उस चीज़ों में उनको मजा आया और उसका फायदा भी हुआ। पर रियलिस्टिकली अगर बात करो तो 40 मतलब ऑलमोस्ट आपका 80% का स्ट्राइक रेट है, वो लग रहा था मेरे को 25-30 तो हमको भी लग रहे थे, लेकिन 40-52 में से देखो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर 2 पार्ट्स में होना चाहिए। पहला, क्या हम 70-80 सीट नहीं लड़ सकते थे? हम भी लड़ाई करते, हम भी कुछ बात करते, हम भी कुछ कैंडिडेट डालते या अजीत पवार कैंडिडेट डालते तो वो लड़ते। ये पहले बात समझनी कि हमको कितनी सीटों पे लड़के जीतने की संभावना बनती है, ये अपने आप में पहले एक चैलेंज था। जब वो चैलेंज क्लियर हो गया पार्टी के अंदर, उसके बाद हमने 57 सीट्स पे कॉन्टेस्ट किया। उसमें हमारी कोशिश थी कि हम मिनिमम 65% स्ट्राइक रेट लाना हमको है। उस 65% स्ट्राइक रेट का मतलब था कि हम 30 से 35 के ब्रैकेट में रहेंगे। अगर ये नंबर 40-41 तक गया तो इट इज ऑल थैंक्स टू लड़की बहन योजना एंड ऑन ग्राउंड कैंपेनिंग, जो डोर टू डोर हमने किया। 18 लाख घरों में हमारे लोग पहुंचे, पार्टी के लोग पहुंचे, और बहुत तरह की ग्राउंड एक्टिविटीज हुई जो जिसपे मीडिया पे कोई चर्चा नहीं है। मीडिया में कोई चर्चा हुई नहीं क्योंकि वो साइलेंट एक्टिविटीज जैसे आरएसएस के काम रहता है। उसकी वजह से मैं देखता हूँ कि ये मार्जिन है, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी थी जो हम खुद बी कैटेगरी में मान के चल रहे थे, उन सीटों में भी हमारे को लीड आई है और कन्विंसिंग लीड आई है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ यही है या और भी कोई फैक्टर्स है जो आपको परफॉर्मेंस आया उसके लिए? लड़की बहन सबसे बड़ा फैक्टर है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। आप भी पिंक ही पहनते रहे। नहीं, आज पिंक कलर है ना, तो आज दादा ने बोला कि भाई महाराष्ट्र चूजेस पिंक, तो फिर हम सब ने पिंक पहना है आज। मुझे बताइए नरेश भाई कि अभी जो बदले हुए अजीत पवार हैं, क्योंकि सबको अच्छे लग रहे हैं, डांटते नहीं, शांति से बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, मतलब एक्सेस तो था ही, लेकिन डर जो है लोगों का कम हो गया है, तो वो उनके लिए सही है नहीं है मैं नहीं यही पूछूंगा, लेकिन चुनाव तक ही था कि आगे भी आप उनको कंटिन्यू रखेंगे कि कहेंगे अब भी 5 साल सरकार चलनी है तो इसी तरह पेश आई है, उसके लिए आगे कुछ करने वाले हैं या अभी यहाँ तक ही है अपना? देखिए, अजीत पवार साहब 31 साल से राजनीति कर रहे हैं, वो भी इलेक्टोरल। अब मेरी तो उम्र लगभग समझ लो से 10-5 साल आगे पीछे है, तो मैं उनको ये बात नहीं बता सकता कि इसकी ज़रूरत और क्यों है। अगर आज यहाँ तक जहाँ तक वो पहुँचे, उनको लगा है कि भी ये सब चीज़ों से एक महिलाओं की सभा में उसमें बोले अजीत पवार सांगतो विनम्रता प्रथम। और विनम्रता प्रथम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप आराम से बात करते हैं, विनम्रता प्रथम का मतलब ये भी है कि आप दूसरे पे टीका करने से बचें, अपनी लाइन लंबी कैसे हो सकती है उसके ऊपर बात करें। बिल्कुल फोकस से किया, पूरी पार्टी ने फोकस से किया। अगर उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी होती भी थी, टीकाकरण चलता था, तो पार्टी के नीचे के स्पोक्स पर्सन को भी था कि आप एक लिमिट में उसके बारे में बात करें, क्योंकि हमारा एजेंडा पॉजिटिव है कि लोक कल्याण कैसे हो सकता है। कि आपने जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम किए हैं, आपको उन कामों के ऊपर किसी में 500 करोड़ खर्चा हुआ, कहीं पे 1000, कहीं पे 2000, कहीं इन कॉन्स्टिट्यूंसी में 3-3 हज़ार रुपये खर्चा हुआ है। अगर उससे लोगों को फायदा हुआ तो आपको वोट मिलेगा, और अगर वो लोग फायदा कंटिन्यूस चाहते हैं तो पार्टी को वोट मिलेगा। उस चीज पर अगर आप फोकस हटा के बताने चले जाएंगे कि भाई वो कितना खराब है और आप कितने अच्छे हैं, तो आप उस फोकस को डीरेल कर देंगे, आप अपने एजेंडे को खो देंगे। सब कैंडिडेट्स ने भी उस पर फोकस रखा और आज उसको डिविडेंड सबको मिला है। मेरे आखिरी 2 सवाल, ये सवाल ये है कि अस्तित्व और नेतृत्व इन दोनों की लड़ाई थी अजीत पवार की। अगर आज ये परफॉर्मेंस नहीं होता तो पार्टी शरद पवार के साथ है, जनता शरद पवार के साथ है, ये स्पष्ट होता। लेकिन आज अगर रिजल्ट को देखें, आपका एनालिसिस पूछना चाहूँगा, क्या आज सही मायनों में पूरी तरह से उन्होंने साबित कर दिया कि पार्टी एनसीपी के सही हकदार अजीत पवार हैं? देखिए, इसमें जनता ने डिसाइड किया है। जनता का जिस प्रकार का मैंडेट आया, ऐसा नहीं कि कोई क्लोज कॉन्टेस्ट जीते हैं। 20,000, 30,000, दादा खुद 1 लाख प्लस। बारामती जो 65,000 माइनस थी,
मैंने ट्वीट किया था, मैंने डीके साहब के लिए भी किया था, डीके शिव कुमार, तब काम करते थे, क्योंकि वहाँ पे जहाँ दादा के यहाँ पे इनका एक रिवाज रहा है कि लास्ट सभा ये बारामती में करते हैं, तो आयरॉनिकली हमारी पहली कैंपेन की सभा अभी उसी ग्राउंड पे थी जब हमने 5 महीने पहले शुरू किया था, और वो सभा बहुत अच्छी नहीं हुई थी। तो उसमें सब लोगों को था कि शायद ये क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, खुद का भी सबका मॉरल था। बट लास्ट जिस दिन वो सभा, जब वहाँ पे हम थे उस महफिल में, उसके बाद मैंने वो ट्वीट किया था कि हम जो हमारे अंडरस्टैंडिंग, हमारी ग्राउंड टीम वहाँ पे जो थी, ये इस तरफ रहेगा। और मेन बात ये जो आपका क्वेश्चन है कि ये डिसाइड हुआ है कि नहीं हुआ, जिस तरीके का मार्जिन्स हैं, अगर 65,000 वोट से माइनस थे लोकसभा में और 1 लाख से प्लस आए हैं, तो आप रिवर्सल देखें उस तरफ कितना है। और उस टाइम पे भी परिवार के बीच में थी, इस बार भी परिवार के बीच में है। तो आई थिंक मोर और लेस थिंग्स आर क्लियर नाउ लेट्स सी विच वे ऑल ऑफ देम गो। आखिरी सवाल मेरा, जो 10 कितने हैं, शायद 12 हैं, 14 हैं शरद पवार जी के पास, कुछ बात चल रही है उनको वापस वो आएंगे आपके पास, लगता है आपको? देखो, थैंकफुली ये मेरा मैंडेट नहीं है, मुझे ये काम करना नहीं है, बट सलाह तो देंगे आप? अभी तो नतीजे आ रहे हैं, अभी भी नतीजे नहीं है ना पूरा। अगर 14 है तो कुशन मजबूत करेंगे। पार्टी का नेतृत्व डिसाइड करेगा, जब मेरे से पूछा जाएगा तो मैं अपनी राय जरूर दूंगा। अच्छा, फिर मैं एक सवाल और जोड़ देता हूँ। सीएम पद के दावेदार अजीत पवार पूरे सही मायनों में हैं, क्योंकि स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा आपका बड़ा है, और चुनाव से पहले स्ट्राइक रेट जब चल रहा था तो स्ट्राइक रेट तो सबसे ज्यादा अजीत पवार का है। तो अब 3, हालांकि भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी और शायद कोई स्पेस भी नहीं छोड़ी है, लेकिन लोग, ये जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, इसके अंदर जिसके पास नंबर ज्यादा होते हैं जनरली नेता उसका होता है। बट आपका जो स्टेट महाराष्ट्र है, जो अब हम भी मान लीजिए अडॉप्ट कर चुके हैं, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। सो बाकी नेताओं की बात आपस में चल रही है, मेरे ख्याल से आजकल के अंदर सबको मालूम पड़ जाएगा क्या होगा। तो नरेश अरोड़ा पूरे देश में घूमते हैं, कई सारे पार्टी के नेताओं के साथ रहे हैं, उनका कैंपेन डिजाइन किया है, डिजाइन बॉक्स आप की कंपनी भी है। तो नरेश अरोड़ा मुंबई में रहेंगे या आप कोई टारगेट या कोई और चैलेंज लेके जाएंगे? देखिए, हम पिछले 10 साल से सूटकेस में रह रहे हैं, मुंबई में भी सूटकेस में रह रहे थे, अगर कोई परमानेंट आशियाना मिलेगा तो जरूर रहेंगे। बहुत बधाई नरेश भाई आपको, और बहुत अच्छा कॅम्पेन आपने रन किया। तर नरेश अरोरा या व्यक्तीनं अजितदादांना बदललेले अजितदादा महाराष्ट्रासमोर ठेवले, आणि त्याचाच परिणाम आहे की आज एनसीपी सर्वात हायेस्ट स्ट्राइक रेट घेऊन या निवडणुकींच्या निकालामध्ये स्ट्राइक रेटच्या प्रमाणे नंबर 1 पक्ष झालेला आहे। कॅमेरामॅन दीपेश महाजनसह गणेश ठाकूर, एबीपी माझा, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।